प्रेजेंटिंग थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिजोरी। ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। ये कहानी है एक माँ के दर्द की जो अपनी बेटी को न्याय दिलवाना चाहती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.2 और इस फिल्म में जिन्होंने मेन लीड का किरदार किया था, जिनका नाम है मैकडॉर्मेंट, उन्हें इस किरदार को निभाने के लिए ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। और साथ ही साथ रॉकवेल जो कि एक सपोर्टिंग एक्टर थे, उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक लेडी अपनी गाड़ी में अपने घर की तरफ जा रही होती है और तभी वो देखती है कि रास्ते में 3 बिलबोर्ड्स पड़ते हैं। बिलबोर्ड्स उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर एडवर्टीजमेंट लगती है। वो उन बिलबोर्ड्स को देखकर अपनी गाड़ी रोक लेती है और कुछ सोचना शुरू कर देती है और इसके बाद वो उस कंपनी में जाती है जिसके ये बिलबोर्ड्स हैं। दरअसल वो इन बिलबोर्ड्स पर अपनी कुछ एडवर्टीजमेंट लगवाना चाहती है। यहाँ वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम रेड होता है। वो कहती है कि ड्रिंक वाटर रोड पर जो 3 बिलबोर्ड्स हैं वहां पर मुझे अपनी एडवर्टीजमेंट लगानी है। दरअसल इस रोड पर अब बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए उसे ये डील बहुत सस्ते में मिल जाती है, यानी कि $5000 में वो 1 महीने के लिए वहां पर अपनी एडवर्टीजमेंट लगा सकती है और वो उसे वो कंटेंट देती है जो उसे उन बिलबोर्ड्स पर लगवाना है। और साथ ही साथ वो रेड को ये भी कहती है कि हमारे बीच में 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिसके मुताबिक 1 साल तक तुम उन बिलबोर्ड्स को किसी को भी किराए पर नहीं दे सकते। और अब वहां पर बिलबोर्ड्स पर उसकी एडवर्टीजमेंट लग जाती है और इन तीनों बिलबोर्ड्स पर 3 अलग अलग बातें लिखी होती है जो मिलकर एक सवाल खड़ा करती है। पहले बिलबोर्ड पर लिखा होता है रेप्ड व्हाइल डाइंग, यानी कि बलात्कार किया और मार दिया। दूसरे पर लिखा होता है एंड स्टिल नो अरेस्ट, यानी कि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और आखिरी बोर्ड पर लिखा होता है हाउ कम चीफ विलबी, यानी कि ये सवाल चीफ विलबी से पूछा जा रहा है क्योंकि वो पुलिस विभाग के चीफ हैं। दरअसल जिस औरत ने ये बिलबोर्ड्स लगाए होते हैं जिसका नाम मिलड्रेड है, आज से 7 महीने पहले उसकी बेटी का किसी ने बलात्कार कर उसे मारकर सड़क पर फेंक दिया था और आज तक पुलिस उसके गुनहगारों को पकड़ नहीं पाई। इसीलिए मिलड्रेड ने ये बोर्ड्स लगाए ताकि वो जनता की, प्रशासन की और पुलिस की आंखें खोल सके और उसकी बेटी को न्याय मिल सके। और ये बोर्ड्स लगने के बाद वहां पर मीडिया की एक रिपोर्टर भी मिलड्रेड का इंटरव्यू लेती है और वो कहती है कि मेरी बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। मेरी मरी हुई बेटी की बॉडी आज भी जमीन के नीचे दफन है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है मुझे कुछ नहीं पता। क्या हमारे बच्चे सड़कों पर सेफ नहीं है? और अब इन बिलबोर्ड्स लगने के बाद यहाँ पर पुलिस वाले भी, विलोबी भी सब परेशान हो चुके हैं और इसीलिए विलोबी मिलड्रेड से मिलने जाता है जिसने वो बिलबोर्ड्स लगाए। वो कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पहले भी पूरी कोशिश की है और तुमने जो ये बिलबोर्ड्स लगाए ये बिल्कुल बेकार आइडिया है, तुम्हें इन्हें हटवा देना चाहिए। लेकिन मिलड्रेड ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। विलोबी उसे बताता है कि मुझे कैंसर है और वो ऐसा उसे इसलिए बताता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मरने से पहले उसके ऊपर कोई दाग लगे, उस पर सवाल उठे। मिलड्रेड कहती है कि ये बात पूरा शहर जानता है क्योंकि ये बहुत ही छोटा शहर है, यहाँ पर हर किसी को एक दूसरे की खबर है। लेकिन मिलड्रेड के ऊपर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। मिलड्रेड कहती है कि जो टाइम तुम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो, इतना टाइम तुम उस कातिल, उस रेपिस्ट को पकड़ने में लगाओ, शायद किसी और लड़की का रेप होने से बच जाए। विलोबी वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर एक और पुलिस वाला होता है जिसका नाम होता है डिक्सन और वो इस बात से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो जानता है कि विलोबी एक अच्छे इंसान है, वो एक अच्छे पुलिस वाले, वो एक अच्छे चीफ है और वो नहीं चाहता कि ऐसा बिलबोर्ड्स में कुछ लिखा जाए। वो रेड के पास जाता है, उसे समझाता है। वो कहता है कि विलोबी को कैंसर है, वो मरने वाले हैं और उनके आखिरी दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मिलड्रेड के साथ वैसे तो पूरा शहर होता है लेकिन इन बिलबोर्ड्स के खिलाफ सभी होते हैं क्योंकि उन सबको पता है कि विलोबी एक अच्छे इंसान और एक अच्छे पुलिस चीफ है। अब मिलड्रेड एक दिन एक डेंटिस्ट के पास जाती है। ये डेंटिस्ट को ऐसा लगता है कि मिलड्रेड जो भी कर रही है बिल्कुल गलत है और इससे पहले कि वो मिलड्रेड को हानि पहुंचाता, मिलड्रेड उसी के अंगूठे में उसकी मशीन से छेद कर देती है। इसके बाद पुलिस उसके घर पर आती है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है जहां पर चीफ विलोबी उससे बात करते हैं। वो उसे दरअसल कन्विंस करना चाहते हैं कि तुम्हें बिलबोर्ड्स हटा देने चाहिए। वो उसे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बिलबोर्ड्स का किराया भरने के लिए पैसे नहीं है और 1 महीने का जो तुमने किराया भरा है
वो अपने पति के पुराने ट्रैक्टर को बेचकर भरा है। दरअसल मिल्ड्रेड के पति से उसका तलाक हो चुका है और वो अब एक जवान लड़की के साथ रहता है जिसकी उम्र मात्र 19 साल है। और जब यहाँ पर विलोबी और मिल्ड्रेड आपस में बात कर रहे होते हैं तभी विलोबी को खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलता है। मिल्ड्रेड भागती हुई बाहर जाती है। इसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और विलोबी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस बात से डिक्सन को बहुत दुख होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर मिल्ड्रेड का बेटा भी उसके खिलाफ होता है। वो कहता है कि मैं पूरे दिन इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता कि मेरी बहन का रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ, लेकिन जब भी मैं घर वापस आता हूँ और इन बिलबोर्ड्स को देखता हूँ तो सारे घाव ताजा हो जाते हैं। मिल्ड्रेड का बेटा ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो इन सब चीजों से निकलना चाहता है, भूलना चाहता है, पीस में रहना चाहता है। लेकिन इन बिलबोर्ड्स पर छपी उसकी बहन की मौत की खबर और उसका कारण उसे कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकलने देगी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वो दिन दिखाया जाता है जब मिल्ड्रेड की बेटी एंजेला घर से बाहर जा रही होती है और वो अपनी मॉम से उनकी गाड़ी मांगती है, लेकिन मिल्ड्रेड मना कर देती है। इस बात से मिल्ड्रेड और उसकी बेटी एंजेला के बीच में बहुत बहस होती है और मिल्ड्रेड उसे कहती है कि मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दूंगी। एंजेला गुस्से में घर से चली जाती है और जाते हुए कहकर जाती है कि मैं चल कर जाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि रास्ते में कोई मेरा रेप कर दे। मिल्ड्रेड भी उसे कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि रास्ते में तुम्हारा कोई रेप कर दे। दरअसल एंजेला और मिल्ड्रेड दोनों गुस्से में होते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी होती है जो बाद में हकीकत बन जाती है। और साथ ही साथ इनके परिवार में तनाव का कारण ये भी होता है कि मिल्ड्रेड के पति ने उसे छोड़ दिया होता है। इन बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टेंशन है। और एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि किसी ने उसकी बेटी का रेप कर उसे मार दिया और उस गुनहगार को सजा भी नहीं हुई। और इसीलिए अब मिल्ड्रेड अपनी बेटी के लिए, उसके न्याय के लिए लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर यह तय करना मुश्किल है कि मिल्ड्रेड जो पुलिस चीफ विलोबी के साथ कर रही है क्या वो सही है, क्योंकि वो मर रहा है, वो एक अच्छा इंसान है और उसके आखिरी दिनों में ऐसा होना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस बात से सबसे ज्यादा परेशान डिक्सन होता है जो कि पुलिस विभाग में काम करता है। और डिक्सन मिल्ड्रेड को सबक सिखाने के लिए उसी के साथ काम करने वाली जो कि उसकी दोस्त है उसे ड्रग्स के आरोप में अरेस्ट कर लेता है। वो कहता है कि उसके पास 2 मैरिजुआना की सिगरेट पाई गई है। इस बात से मिल्ड्रेड बहुत गुस्सा हो जाती है। डिक्सन उसे बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं तो उन बिलबोर्ड्स को हटा दो। अब साथ ही साथ मिल्ड्रेड ने बिलबोर्ड्स के लिए जो $5000 दिए थे वो भी खत्म हो चुके हैं, यानी कि 1 महीना हो चुका है। और रेड उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो कहता है कि तुमने 1 महीने के लिए पैसे दिए थे और अगर तुम चाहती हो कि उन बिलबोर्ड्स पर तुम्हारी एड ज्यों की त्यों रहे तो तुम्हें और भी पैसे देने होंगे। लेकिन मिल्ड्रेड के पास पैसे नहीं होते। दरअसल बात यहाँ पर यह भी होती है कि रेड भी विलोबी के साथ होता है। वो जानता है कि वो मर रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि वो एडवर्टीजमेंट उन बिलबोर्ड से हट जानी चाहिए। अब जब ये दोनों बातें कर रही होती तभी वहां पर रेड के साथ काम करने वाली उसकी असिस्टेंट आती है और वो कहती है कि बाहर कोई एनवेलप देकर गया है जिसमें $5000 है और ये पैसे मिल्ड्रेड के बिलबोर्ड्स का 1 महीने का रेंट है। ये पैसे किसने दिए किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अब रेड चाहकर भी उन बिलबोर्ड्स को 1 महीने से पहले नहीं हटा सकता। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विलोबी अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाता है और वहां से आने के बाद जब रात को उसकी पूरी फैमिली सो जाती है तो वो खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि विलोबी के अंदर जो कैंसर बढ़ रहा होता है वो उससे तो लड़ सकता है, लेकिन उसे मरता हुआ देखकर उसके परिवार को जो तकलीफ पहुंच रही होती है विलोबी उसको नहीं सह सकता, इसीलिए वो आत्महत्या कर लेता है। और वो अपनी पत्नी के, मिल्ड्रेड के और डिक्सन के लिए एक लेटर भी छोड़ कर जाता है। लेकिन विलोबी की मौत से यहाँ पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान हो जाता है, सब बहुत दुखी होते हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है डिक्सन को। और डिक्सन सीधा रेड के ऑफिस जाता है जिसने मिल्ड्रेड को वो बिलबोर्ड्स किराए पर दिए हैं और वो रेड को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है, जिससे रेड बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। वहां पर एक आदमी होता है जो सब कुछ देख रहा होता है और ये अब नया चीफ है जो विलोबी की जगह यहाँ पर चार्ज लेगा। इसका नाम एबरक्रॉम्बी होता है। अब उसने देख लिया है कि डिक्सन ने रेड को ऊपर से नीचे फेंका, उसे बहुत बुरी तरह मारा। वो डिक्सन के पास जाता है, उसे सस्पेंड कर देता है और अब डिक्सन सस्पेंड हो चुका है। और साथ ही साथ विलोबी की मौत से पूरा शहर अब मिल्ड्रेड से कहीं ना कहीं नफरत करता है, सब उसके खिलाफ है।
और जब मिल्ड्रेड अपने स्टोर में होती है तो एक अनजान आदमी उसे डराता भी, उसे धमकाता भी है। लेकिन तभी वहां पर विलोबी की पत्नी आ जाती है और वो आदमी वहां से निकल जाता है। चीफ विलोबी की पत्नी मिल्ड्रेड को एक लेटर देती है जो मरने से पहले उसने मिल्ड्रेड के लिए लिखा था। उसमें ये लिखा होता है कि मुझे दुख है इस बात का कि तुम्हें ऐसा लगता था कि मुझे तुम्हारी बेटी के केस की कोई परवाह नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं था, मुझे परवाह थी। कई बार सबूत नहीं मिल पाते, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारा बिलबोर्ड का आइडिया सच में कमाल का था, एक शतरंज की चाल की तरह। शहर में सभी को ऐसा लगेगा कि मेरी मौत की वजह तुम हो, ये बिलबोर्ड है, लेकिन ये सच नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हारे बिलबोर्ड्स के 1 महीने के पैसे भर दिए। दरअसल रेड के ऑफिस में जो आदमी बिलबोर्ड के पैसे भरता है उस आदमी को विलोबी ने ही भेजा होता है ताकि लोगों को ये ना लगे कि इस वजह से विलोबी ने आत्महत्या कर ली और इसका सारा इल्जाम मिल्ड्रेड के ऊपर आए। अब उसी रात को जब मिल्ड्रेड अपने घर की ओर जा रही होती है तो वो देखती है कि उन तीनों बिलबोर्ड्स पर जिस पर उसने एड लगवाई थी वो तीनों आग की लपटों में घिरे हुए, यानी कि किसी ने उन्हें जला दिया है। ये देखकर वो उस तरफ भागती है, वो आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी बड़ी आग को बुझाना इतना आसान नहीं है और उसकी एडवर्टीजमेंट जलकर राख हो जाती है। इस बात से मिल्ड्रेड को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ डिक्सन को, जिसे अब सस्पेंड कर दिया गया है, उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि विलोबी ने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा है, वो पुलिस स्टेशन में है और तुम आकर उस लेटर को ले सकते हो, लेकिन तुम अभी मत आना क्योंकि वहाँ पर चीफ होता है जो कि डिक्सन को पसंद नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हारे पास पुलिस स्टेशन की चाबियां तो है, जब सब चले जाए तब तुम आना। और रात को वहाँ पर डिक्सन जाता है। टेबल पर उसके लिए वो लेटर होता है जो विलोबी ने उसके लिए लिखा है। उसमें लिखा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हो डिक्सन, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है क्योंकि तुमने अपने पिता को खो दिया। तुम्हें अपनी माँ की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन तुम अगर अपने इस गुस्से को, नफरत को अपने दिल से निकाल दो तो तुम वो बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो, एक बहुत बेहतरीन जासूस। और ये सब करने के लिए तुम्हें प्यार की जरूरत है क्योंकि प्यार से दिमाग में सुकून मिलता है और जब तुम्हारा दिमाग सुकून में होता है तो तुम चीजों को सही नजरिए से देख पाते हो, सोच पाते हो, तुम्हें अच्छे ख्याल आते हैं। अब यहाँ पर बाहर मिल्ड्रेड भी आ जाती है क्योंकि उसे यकीन है कि जिसने भी उसके बिलबोर्ड चलाए वो पुलिस विभाग का ही कोई आदमी है और वो उनसे बदला लेना चाहती है। सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन में कॉल करती है ये देखने के लिए कि अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन वहां पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। और इसके बाद मिल्ड्रेड के पास जो पेट्रोल की बॉटल्स होती है वो उनमें आग लगाकर उसे पुलिस स्टेशन के ऊपर फेंकती है जिससे वहां पर आग लग जाती है। डिक्सन अंदर है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उसके कान में म्यूजिक भी चल रहा होता है। लेकिन जब वहां पर एक ब्लास्ट होता है तो डिक्सन देखता है कि उसके पीछे बहुत बड़ी आग लगी हुई है। वो किसी तरह से वहां से एंजेला हेज की केस की फाइल लेकर बाहर निकल जाता है। एंजेला हेज मिल्ड्रेड की बेटी है। डिक्सन बुरी तरह से जल जाता है लेकिन वो उस फाइल को बचा लेता है। मिल्ड्रेड को इस बात का बहुत दुख होता है कि डिक्सन उसकी वजह से जल गया। डिक्सन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर रेड भी होता है जिसे डिक्सन ने बहुत बुरी तरह मारा होता है जिसकी वजह से आज वो हॉस्पिटल में है। लेकिन रेड डिक्सन का चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि उस पर पट्टियां बंधी होती है। रेड डिक्सन से पूछता है क्या एक गिलास ऑरेंज जूस पियोगी? डिक्सन की आंखों में आंसू होते हैं और ये आंसू पश्चाताप के होते हैं क्योंकि विलोबी ने जो उसको लेटर लिखा था उस लेटर को पढ़ने के बाद उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है और वो रेड को बताता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक दिया था और वो उससे माफी भी मांगता है। रेड कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोलता, उसके बाद वो बोलता है कि तुम रो मत, ये आंसू तुम्हारे जख्म कभी नहीं भरने देंगे। और वो उसके लिए ऑरेंज जूस गिलास में ले जाता है और कहता है कि तुम इसे पी लो। यानी कि रेड ने उसे कहीं ना कहीं माफ कर दिया है, हालांकि डिक्सन ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि मिल्ड्रेड के घर में एक आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जिसने उन बिलबोर्ड्स पर वो पोस्टर्स लगाए थे। वो मिल्ड्रेड को बोलता है कि अगर किसी हादसे में पोस्टर खराब हो जाए या जल जाए तो कंपनी वैसे ही पोस्टर फिर दोबारा से देती है। और इसके बाद मिल्ड्रेड और उसके सभी साथी वहां पर फिर दोबारा से वही पोस्टर्स लगवा देते हैं। साथ ही साथ पुलिस मिल्ड्रेड की उस दोस्त को भी छोड़ देती है जिसे डिक्सन ने ड्रग्स के इल्जाम में अरेस्ट किया था। कुछ दिनों बाद डिक्सन लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वो एक बार में बैठा होता है, वहाँ पर दो लोग और बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि कुछ महीनों पहले मैंने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की, वैसी लड़की मुझे पहले कभी भी नहीं मिली थी। ये वही आदमी होता है जो मिल्ड्रेड के स्टोर में आकर उसे धमका रहा था। जब डिक्सन ये बात सुनता है तो वो बाहर जाता है, वो उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। इसके बाद वो अंदर आता है और अंदर आने के बाद वो उनके सामने बैठ जाता है
और कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जादू दिखाना चाहता हूँ। वो उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां लगाता है और अपने नाखूनों से उसके गाल की स्किन को खींच लेता है, यानी कि उसके गाल पर खरोंचे लगा देता है। इसके बाद ये दोनों आदमी डिक्सन को बहुत मारते हैं। डिक्सन किसी तरह से अपने घर आता है। दरअसल डिक्सन को इसकी स्किन, इसका ब्लड चाहिए था ताकि वो इसका डीएनए उस आदमी से मैच कर सके जिसने मिल्ड्रेड की बेटी का रेप और कत्ल किया था। डिक्सन हालांकि बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मिल्ड्रेड जब बार में एक आदमी के साथ होती है तो वहां पर उसका पति चार्ली आता है। वो एक 19 साल की लड़की को डेट कर रहा है और चार्ली अपनी पत्नी को यानी कि मिल्ड्रेड को ये बताता है कि उस दिन मैंने ज्यादा दारू पी रखी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे बिलबोर्ड्स पर आग लगा दी। चार्ली वो था जिसने बिलबोर्ड्स जलाए थे, लेकिन इस बारे में मिल्ड्रेड को कुछ भी पता नहीं था। हालांकि चार्ली को अपनी बेटी के रेप का, उसके मर्डर का बहुत दुख होता है, लेकिन चार्ली के मुताबिक ये कोई सॉल्यूशन नहीं था। और जब चार्ली वापस अपनी टेबल पर उस 19 साल की लड़की के साथ बैठ जाता है जिसे वो डेट कर रहा है, तो मिल्ड्रेड शैंपेन की बोतल उठाकर उसकी तरफ जाती है। चार्ली को लगता है कि ये शैंपेन की बोतल अब वो उसके सिर पर दे मारेगी, लेकिन मिल्ड्रेड ऐसा कुछ नहीं करती। वो कहती है कि इसका ख्याल रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिल्ड्रेड की बेटी की उम्र की है। और ये कहकर मिल्ड्रेड वहां से चली जाती है। अगली सुबह मिल्ड्रेड के पास डिक्सन आता है और वो उसे बताता है कि कल रात को बार में मैंने एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि उसने कुछ महीनों पहले एक लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। मैंने उसका डीएनए सैंपल ले लिया है, उस पर अभी लैब में टेस्ट चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वही है जिसने तुम्हारी बेटी के साथ रेप किया और उसका मर्डर किया। डिक्सन कहता है कि ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम उम्मीद ना छोड़ो, और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। मिल्ड्रेड उसे थैंक यू कहती है। कुछ वक्त पहले ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एंटी थे। डिक्सन मिल्ड्रेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ना ही मिल्ड्रेड डिक्सन को, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। और डिक्सन जब पुलिस स्टेशन में जाता है ताकि वो डीएनए रिपोर्ट ले सके, तो उसका सीनियर बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिस आदमी का तुम डीएनए सैंपल लेकर आए थे वो आदमी नहीं है जिसने मिल्ड्रेड की बेटी के साथ रेप और उसका मर्डर किया था। बल्कि उस आदमी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसने कभी कोई जुर्म नहीं किया। बल्कि जिस वक्त एंजेला हेज का रेप और मर्डर हुआ था उस वक्त ये आदमी इस कंट्री में था ही नहीं, वो मिलिट्री ड्यूटी पर कंट्री से बाहर था। डिक्सन कहता है कि चलो माना कि उसने एंजेला हेज के साथ ये सब नहीं किया, लेकिन किसी के साथ तो किया था, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से सुना था। उसका सीनियर बोलता है कि वो सिर्फ डींगे मारा था, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ भी किया होगा। अब डिक्सन यहाँ से निराश होकर चला जाता है और वो ये सारी बातें मिल्ड्रेड को बताता है। मिल्ड्रेड को भी ये सारी बातें सुनकर बहुत निराशा होती है, क्योंकि उसके दिल में एक उम्मीद थी कि उसकी बेटी का गुनहगार अब पकड़ा जाएगा, लेकिन अब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। मिल्ड्रेड पूछती है क्या तुम्हें यकीन है कि ये वो आदमी नहीं है? डिक्सन बताता है कि जब एंजेला के साथ वो हादसा हुआ था उस वक्त ये आदमी कंट्री में था ही नहीं। माना कि इसने एंजेला के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन इसने किसी के साथ तो कुछ किया है और ये गुनहगार भी है। और अगले दिन ये दोनों उस जगह जाने का फैसला करते हैं जहाँ वो आदमी रहता है। वो आइडो में रहता है और अगले दिन सुबह ये अपनी गन लेकर गाड़ी में उस तरफ निकल पड़ते हैं। मिल्ड्रेड डिक्सन को ये भी बताती है कि मैं ही वो हूँ जिसने पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी। डिक्सन कहता है कि तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है। दरअसल डिक्सन ये बात पहले से जानता है। मिल्ड्रेड डिक्सन से ये भी पूछती है क्या तुम सच में उस आदमी को मारना चाहते हो? डिक्सन कहता है नहीं। मिल्ड्रेड कहती है कि मैं भी नहीं, पर हम इस बारे में रास्ते में तय करेंगे कि हमें क्या करना है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में लोगों के अलग अलग चरित्र को, उनकी अलग अलग मेंटल स्टेट को, उनकी परिस्थितियों को दिखाया गया है। मिल्ड्रेड जिसके पति ने उसे छोड़ दिया, वो एक 19 साल की लड़की को डेट कर रहा है और साथ ही साथ उसकी बेटी का किसी ने कत्ल किया, मर्डर किया। वो अब इसका बदला लेना चाहती है। उसकी दिमागी स्टेट ऐसी होती है कि उसे किसी भी हालत में इंसाफ चाहिए। साथ ही साथ वेलोगी जो कि एक अच्छा इंसान है, जिसे कैंसर है, और उसने मिल्ड्रेड की बेटी के केस को सॉल्व करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे सबूत नहीं मिले, इसलिए उसकी कोई गलती नहीं होती। फिर भी मिल्ड्रेड उसके खिलाफ बिलबोर्ड्स पर पोस्टर्स लगाती है, लेकिन वो मिल्ड्रेड की मनोवृत्ति जानता है, इसीलिए वो उसे माफ कर देता है, उसके बिलबोर्ड्स के पैसे भरता है, क्योंकि वो जानता है कि एक माँ किस दर्द से गुजर रही होगी और कहीं ना कहीं वो जो कुछ कर रही है वो सही है। क्योंकि कभी कभी इंसान ऐसी परिस्थिति में होता है जहाँ पर उसे सही और गलत का पता नहीं चलता, वो सिर्फ इंसाफ चाहता है। साथ ही साथ यहाँ पर डिक्सन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है,
वो विलोबी से बहुत प्यार करता है और वो उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो रेड को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन जब उसे विलोबी का लेटर मिलता है तो उसके अंदर जो एक इंसानियत होती है, एक अच्छा इंसान होता है, वो कहीं ना कहीं जाग जाता है। इसीलिए वो मिल्ड्रेड को भी माफ कर देता है जिसने उसे जलाया होता है, और साथ ही साथ वो रेड से भी माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे मारा था। और यहाँ पर जो रेड का कैरेक्टर है, ये जानते हुए कि डिक्सन की वजह से आज वो हॉस्पिटलाइज है, फिर भी वो उसे जूस ऑफर करता है। वो उसे ये भी कहता है कि तुम रो मत, नहीं तो तुम्हारे जख्म कभी नहीं भरेंगे। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने डिक्सन की आंखों में पश्चाताप देख लिया था, और साथ ही साथ वो खुद भी एक अच्छा इंसान होता है जो उसके अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है, इसीलिए वो डिक्सन को माफ कर देता है। इस मूवी की एंडिंग दूसरी मूवीज की तरह नहीं है जहाँ पर हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, बल्कि इसमें असलियत दिखाई गई है कि जीवन में ऐसी चीजें होती हैं, और जब इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसीलिए इसमें जितने भी किरदार होते हैं वो सब अपने आप में बाद में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पर उभर कर आते हैं। इसीलिए मिल्ड्रेड अपने पति को उस लड़की का ध्यान रखने के लिए कहती है जिसे वो डेट कर रहा है, जो अभी मात्र 19 साल की है, क्योंकि वो जानती है कि वो लड़की नादान है, उसको बहुत कुछ पता नहीं है। लेकिन उसका पति एक मैच्योर है, वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.2। इस फिल्म का बजट था 12 से 15 मिलियन डॉलर्स, और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 160 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।